ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ था? कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर। ब्रिटिश रेजिडेंसी कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय 1856 में ब्रिटिश भारत में किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की, जिसका सामान्य अर्थ दो से अधिक शक्तियों के बीच सुरक्षा हेतु आपसी समझौता था। सहायक संधि के तहत अवध राज्य को मिलाया गया था। कालांतर में लॉर्ड डलहौजी ने विलय या हड़प नीति से ब्रिटिश राज्य का विस्तार प्रारंभ किया था, जिसमें प्राकृतिक उत्तराधिकार न होने के कारण दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करके ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। इसके तहत सतारा को पहले 1848 ईस्वी में, नागपुर को 1854 में, झांसी को 1853 में और 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतारकर प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें डार्विनिज्म इन हिस्ट्री जो है, यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। बाकी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट, ये तीनों पुस्तक टॉयनबी महोदय द्वारा लिखी गई है। मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? तो राजा ये बम्मा पलासी राजा थे। और यह क्वेश्चन जो है एनटीए यूजीसी नेट 11 परीक्षा में जो है आया हुआ है। किसने घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड कैनिंग ने। यूपीटीजीटी 2021 का आया हुआ प्रश्न है। मुगल सम्राट 1803 से ही ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगा, लेकिन मान मर्यादा संबंधित उसके दावे स्वीकृत थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने बादशाह को यह साफ समझा दिया था कि आपकी बादशाहत नाम मात्र की है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अधिकार छोड़ने को भी कहा था। डलहौजी ने तो सम्राट को लाल किला से हटने के लिए कहा। बादशाह की उपाधि छोड़ देने और अपने उत्तराधिकारी नामजद करने का अधिकार भी छोड़ देने के लिए कहा था। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता थी और बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना। हैदराबाद राज्य के संस्थापक चिनकिलिज खां थे, जिसे मुगल बादशाह द्वारा निजामुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। संधियों को कालक्रमानुसार रखना है। सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि जो है सबसे पहले 1765 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, फिर उसके बाद वसई की संधि हुई थी और सबसे लास्ट में लाहौर की संधि हुई थी। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन था? अवध।
लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था: सत्तारा का 1848 में, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट में 1850, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में इन्होंने विलय किया था। अवध का इन्होंने विलय डलहौजी द्वारा कुशासन के आरोप लगा करके 1856 में किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? ये मीरान महोदय ने किया था। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करा दी थी। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की सेना का मुख्य नेतृत्व करता था। मीर जाफर प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना। शौकतगंज सिराजुद्दौला की पूर्णिया वाली मौसी का लड़का था। इस युद्ध में क्लाइव ने कपटपूर्वक सिराजुद्दौला को पराजित किया था और यह क्वेश्चन आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2016 में आया हुआ था। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय को इन्होंने नियुक्त किया था। उत्तराखंड जीआईसी 2018 का क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? 1849 ईस्वी में। यूपी टीजीटी 2021 का ये प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो प्रथम मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध में मंगलौर की, और प्रथम सिख युद्ध में लाहौर की संधि हुई थी। तो आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये वाला क्वेश्चन गलत है। इसमें सेंट थोर्मे के युद्ध तथा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? डुप्लेक्स ने। यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न। कर्नाटक के तीनों युद्ध में सर्वप्रमुख युद्ध था। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया। इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस ऑफ जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स था। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी थे, 700 भारतीय सैनिकों को पराजित किया। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? सर हेनरी लॉरेंस को। 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई थी और संधि के अनुसार महाराजा ने सतलज के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। महाराजा ने सतलज और ब्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर अपना अधिकार पूर्णतः छोड़ दिया और सिखों को 1.5 करोड़ रुपए युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। सिख सैनिकों की संख्या 12,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिकों तक सीमित कर दी गई। लाहौर में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में 1 वर्ष के लिए एक अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। राजा को बिना अनुमति के किसी यूरोपियन अथवा अमेरिकन व्यक्ति को अपनी सेवा में रखना मना था। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? अलीवर्दी खां ने कहा था। मुर्शिद कुली खां 1717 से 27 ईस्वी में बंगाल ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में की थी। आगे चलकर अलीवर्दी खां 1740 से 56 ईस्वी बंगाल का महत्वपूर्ण नवाब बना।
अलीवर्दी खान ने कहा कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा सतारा का विलय 1848 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद जयपुर का विलय हुआ था। इसके बाद झांसी का, और सबसे लास्ट में 1854 में नागपुर का विलय हुआ था। इस हिसाब से आपका 20 सही हो जाएगा। भारतीय निर्यातियों के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे? किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना हुई। इसे हालैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की थी। 1510 ईस्वी में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया। मलक्का व हरमुज पर 1511 में पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के अचिन दुर्ग आदि पर नए किले स्थापित किए गए। किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था? कर्टाज प्रथा के अंतर्गत। पुर्तगाली समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। अपनी कार्टजा आर्मडा काफिला व्यवस्था द्वारा उन्हें एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। उनका मुख्य साधन कार्टजा था, यानी परमिट, जिसके पीछे आर्मडा का बल होता था। कोई भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्ट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता। कार्ट का मतलब होता है परमिट या प्रवेश पत्र। अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के खंबात की खाड़ी में हुआ। किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्र मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने। पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोगो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तर महासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज की, जिसे तूफानी अंतरीप कहा जाता है। 1498 में पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने उत्तर मासा उत्तरी का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्टोनोवा में हैदर अली को पराजित किया था? आयरकोट के नेतृत्व में। एक्स-ला चैपल की संधि में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में। उत्तराखंड लेक्चरर मेंस 2020 का यह प्रश्न है। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 में। बंगाल पर अधिकार करने के बाद से कंपनी का अधिकृत क्षेत्र बर्मा की सीमा तक पहुंच गया। 1818 ईस्वी में बर्मा का राजा ने लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स को पत्र लिखकर चटगांव, मुर्शिदाबाद, ढाका, कासिम बाजार पर दावा किया। 1821-22 में बर्मा के राजा ने
अहोम राज्य को जीत लिया। 1823 में बर्मियों ने चटगांव के निकट शाहपुरी द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस पर एमहर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी और 1824 से 26 ईस्वी तक बर्मा पर अधिकार कर यानडूब की संधि कर ली। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है? चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किन के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी? अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। यह जोधपुर महाराज का अविवेकपूर्ण निर्णय था, क्योंकि इसके 15 दिन पूर्व बार की प्रयोग से पराजित होकर दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ मैत्री संधि कर ली। यह प्रश्न जो है असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC 2020 में आया हुआ है। 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव में हुई थी यह संधि। इस संधि में सिंधिया ने अंग्रेजों की संधि में बंधे राजाओं पर आक्रमण न करने के अतिरिक्त उनसे खिराज वसूल न करने का वचन भी दिया था। इस स्थिति में सिंधिया के कब्जे से सांबर अजमेर प्रदेश अंग्रेजों के पास चला गया। सूची का मिलान करिए और नीचे दिए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई थी। मद्रास की संधि जो है आपकी 1769 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम की 1792 और मैंगलोर की संधि 1784 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लासी का युद्ध 1757 सही, बक्सर का युद्ध 1764 सही, क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765 से फरवरी 1767 सही है। इलाहाबाद की संधि 1762 नहीं 1764 ईस्वी में हुई थी। सत्रह सौ चौसठ में अवध के नवाब शुजाउद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने हराया था। अंग्रेजों की ओर से क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद में नवाब शुजाउद्दौला और पराजित मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि किया था। किस किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को ध्यान में दिया गया था? अंग्रेजों को दिया गया था बम्बई थी। यल्टीग्रेड 2018 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पुर्तगालियों ने 1534 में बम्बई को गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रेगुंजा के विवाह के अवसर पर दहेज स्वरूप बम्बई अंग्रेजों को प्रदान किया गया था दहेज स्वरूप। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन सा? विशन राम असोपा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 द्वितीय पेपर में। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन RPSC में आया हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर में। 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया? जेरल्ड अंगियर ने। 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की थी? होलकर महोदय के साथ की थी। जसवंत राव होलकर ने जनरल लेक सिराजपुर घाट की संधि 7 जनवरी 1806 को की थी। हिमाचल प्रदेश PGT 2020 का प्रश्न है। सूची सम्मिलित करना है।
राज्य जिनका ब्रिटेन ने विलय किया था, ब्रिटिश ने विलय किया था, और वर्ष। सतारा का विलय उन्होंने 1848 में सबसे पहले किया था। उसके बाद संबलपुर का 1849 में, इसके बाद झांसी का 1853 में, और नागपुर का 1854 में। 1 का 2 हो जाएगा आपका, और सी का 1। ये आपका उत्तर सही है। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था? अवध का, क्योंकि अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिलाया गया था। इनमें से 40वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? कोचीन। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा जीत लिया। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन के स्थान पर बनाई गई थी। सूची मिलान करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में यह लॉर्ड लिटन के समय में आया हुआ था। और इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट अधिनियम 1904, ये आपका लॉर्ड कर्जन के समय में ही था। भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ये लॉर्ड मिंटो 1909 लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। और एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस हिसाब से आपका 1 का 3 का 2 सी वाला सही हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन डच बस्ती नहीं थी? माहे। भारत में चिंसुरा, बलासोर, नागापट्टनम डच बस्तियां थी, जहां 1653 ईस्वी में चिंसुरा, 1658 ईस्वी में बालासोर, नागपट्टनम में अपने कारखाने स्थापित किए थे। माहे मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी बस्ती थी। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्स-ला-चैपल की संधि 1748 द्वारा। आरपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति लेने के इरादे से जहांगीर के दरबार में आया हुआ था। सही है। जहांगीर ने तो पहले अनुमति दी थी, परंतु बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर मना कर दिया। ये भी सही है। जब अंग्रेजों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया, तब जहांगीर ने अंग्रेजों के हित में फरमान जारी कर दिया। ये भी सही। पुर्तगाली बेड़ा थॉमस रो के नेतृत्व में हराया गया था। ये प्रश्न गलत है, ये गलत है। वसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर बेलेजली ने किसे बिठाया था? कृष्णराज को बिठाया था। आरपीएससी 2018 का प्रश्न है। अंग्रेजों ने रंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया था। टीपू जो मरे थे। मैसूर राज्य को वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अपने संरक्षण में ले लिया था। 47वां प्रश्न है, सालबाई संधि के समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। 17 मई 1782 को मराठा और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि हुई। इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था।
सालबाई की संधि में सिंधिया ने अंग्रेजों और मराठों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जिससे अगले 20 वर्ष तक दोनों में शांति बनी रही। लॉर्ड कर्जन ने द्वारा किए गए बंगाल विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। कर्जन ने बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी और 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने 12 दिसंबर 1911 को बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? तंजौर जिले में। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में भारत में आए। तंजौर जिले के तमिलनाडु में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 के पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन का निर्माण किया था। यह प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का है। इसी युद्ध में कॉर्नवालिस ने कहा था कि अपने साथियों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? सहायक संधि ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक महत्वपूर्ण चतुर कदम था। सही है। सहायक संधि अंग्रेजों तथा देशी राजाओं के मध्य हुई थी। ये भी सही है। देशी राजाओं ने उनके ही राज्य में रहने वाली अंग्रेजी सेना का व्यय उठाना स्वीकार किया। ये भी सही है। ये भी क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। देशी राजाओं ने अंग्रेजी दो रेजिडेंटों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी। अनुमति दी थी। यही वाला प्रश्न आपका ये वाला गलत है। दक्कन 52वां प्रश्न है, दक्कन के किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? बीजापुर से। असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का एग्जाम ये क्वेश्चन है। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में वायसराय नियुक्त हुआ। इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया। आगे चलकर भारत पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बन गई। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ये भी क्वेश्चन देखिए एमपी प्रोफेसर वाले में आया हुआ है। दलदली स्थल सुल्तानती ने 1690 ईस्वी में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? जॉब चार्नक ने। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से 55वां क्वेश्चन, मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मैंगलोर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टनी ने। मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान तथा मद्रास के गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी के मध्य हुआ था मार्च 1784 ईस्वी में। मैंगलोर की संधि पर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा कि मैकार्टनी एक ऐसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है। आज की महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पार्ट इसके जस्ट बाद आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।